नमस्कार। आपका अखबार के रविवार स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की। एक कैवियट, एक बात पहले से कह दें कि मैं जब नेताओं की, किसी भी नेता की, आज वीपी सिंह की बात हो रही है, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी की बात हुई, हेमवती नंदन बहुगुणा की बात, किसी नेता से मेरा कोई निजी राग द्वेष नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो राजनीतिक घटनाएं हुई उनके पीछे और क्या हुआ था, कैसे उस फैसले पर पहुंचे थे। इसका मकसद इस कार्यक्रम का सिर्फ इतना है, किसी नेता को बड़ा बताना, किसी को छोटा बताना, किसी को अच्छा बताना, बुरा बताना, ये उद्देश्य नहीं है मेरा। वो फैसला आपका है, मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रखता हूँ। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे नेता थे जिनके लिए नारा लगा था एक समय, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो वो फकीर तो थे नहीं, राजा ही थे, और देश की तकदीर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। लगभग 11 साढ़े 11 महीने जो है प्रधानमंत्री रहे। और क्या हुआ, कैसे प्रधानमंत्री बने, उनकी राजनीतिक यात्रा, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ घटनाओं से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, फैसला आप कीजिएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे, राजे रजवाड़ों की बात कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको जनादेश मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने के लिए धोखे का सहारा लेना पड़ा। कैसे, क्या धोखा किया, कैसे किया, वो भी बताऊंगा। लेकिन वीपी सिंह की राजनीति पर अगर नजर डालें, उनके राजनीतिक जीवन पर, तो उसके इतने रंग हैं कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि किसको असली माने और किसको असली न माने, कौन सा उनका वास्तविक रूप था और कौन सा उनका रणनीतिक रूप था। यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके इस राजनीतिक जीवन को थोड़ा कुछ किस्सों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कई किस्से हैं, शुरुआत करता हूं इमरजेंसी के दौर से। इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता है। उस समय डिप्टी मिनिस्टर थे वीपी सिंह इंदिरा गांधी सरकार में। सत्यप्रकाश मालवीय इलाहाबाद के बड़े समाजवादी नेता थे। वीपी सिंह के घरेलू संबंध थे उनसे, दोनों ही इलाहाबाद के थे। इमरजेंसी के दौरान ही सत्यप्रकाश मालवीय के बेटे का निधन हो गया। उसकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा में करके वो दिल्ली लौटे। लौटते लौटते रात हो गई, रात ज़्यादा हो गई थी। उस समय कोई ट्रेन या कोई और साधन था नहीं जाने का, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में रुक जाते हैं। सोचा कहाँ जाएं, तो उनको समझ में आया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के यहाँ चलते हैं। दोस्त हैं, साथी हैं, इलाहाबाद के हैं। रात में उनके घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से मना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है मेरी और एक रात केवल रुकना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊँगा। वीपी सिंह ने मना कर दिया। तो ये, इससे आप अंदाज़ा लगाइए वीपी सिंह के बारे में। दूसरी घटना, जून 1980 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई 1980 में, जनता पार्टी हार गई, सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई और अलग अलग राज्यों में भी सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने। तो जून में वो मुख्यमंत्री बने और 14 फरवरी 1981 को कानपुर के पास बहमई में एक बड़ा कांड हो गया। फूलन देवी और उनके गैंग के लोगों ने 20 ठाकुरों की गांव में लाइन से खड़ा करके हत्या कर दी। बहुत आलोचना हुई उनकी सरकार की। उसके बाद वीपी सिंह ने 10 उन्मूलन अभियान चलाया, जिसके तहत जितने डाकुओं के गिरोह थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, एनकाउंटर शुरू हुआ। अब आप इसको इत्तेफाक कहें या वीपी सिंह की रणनीति कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, ज़्यादातर जो लोग मारे गए वो पिछड़ी जातियों के लोग थे। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस सूची में मुलायम सिंह यादव का भी नाम था, जो उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आरोप था कि मुलायम सिंह यादव के डाकू गिरोहों से संबंध हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका बचाव करते हैं।
इस आधार पर उनका एनकाउंटर होना तय था लगभग, और उसकी तारीख भी तय हो गई। ये सूचना मुलायम सिंह यादव को मिल गई। अब वो इटावा से साइकिल से गांव-गांव निकले, और मेरी जो खबर है, हालांकि इसके 2 वर्जन हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो जो मुझे सत्यप्रकाश मालवीय ने बताया वो आपको बता रहा हूँ। वो इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद में सत्यप्रकाश मालवीय ने उनको अपनी एम्बेसडर कार में बिठाया, और वो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको दोनों सीटों के बीच में जो जगह होती है, पैर जहाँ रखते हैं, वहाँ पर उनको लिटाकर ऊपर जो है एक चद्दर डालकर और लेकर चले। वो कच्चे रास्तों से लेकर दिल्ली आए। दिल्ली आकर चंद्रशेखर जी से मिले, बताया सब किस्सा। चंद्रशेखर जी उनको लेकर उस समय जो केंद्रीय गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके पास ले गए और उनको सुरक्षा दिलवाई। इस तरह से जान बची मुलायम सिंह यादव की। इसलिए मुलायम सिंह यादव और वीपी सिंह की जो दुश्मनी राजनीतिक बराबर बनी रही लगातार जब तक वीपी सिंह सक्रिय रहे, उसका कारण ये था। अब एक और घटना बताते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी के लौटने के कुछ महीने में ही वो मार्च में सरकार बनी। जून में संजय गांधी का एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद से ही जो है ये चर्चा चलने लगी थी कि अब राजीव गांधी पार्टी में आएंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, राजनीति में आएंगे। और ये उहापोह का दौर चल रहा था। राजीव गांधी बहुत रिलक्टेंट थे, आना नहीं चाहते थे राजनीति में। वो अपने इंडियन एयरलाइंस के पायलट के उसमें बहुत खुश थे। उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि वो राजनीति में जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी का, पार्टी का, सब लोगों का दबाव था कि वो राजनीति में आए। एक सार्वजनिक सभा हुई गाजियाबाद में, जिसमें इंदिरा जी भी मंच पर थीं और वीपी सिंह भी थे। वीपी सिंह ने अपने भाषण में राजीव गांधी के लिए इंदिरा गांधी से कहा, अब शब्दों पर ध्यान दीजिए उन्होंने क्या कहा, हमें हमारा सारथी दे दीजिए, हमें हमारा कृष्ण दे दीजिए, राजीव गांधी को राजनीति में ले आइए, कांग्रेस में ले आइए। ये विचार थे उनके राजीव गांधी के बारे में। और ये 1981 के अंत या 82 के शुरू की बात है। मतलब राजीव गांधी ने जब औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने आए, उससे कुछ दिन पहले की बात है। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 31 अक्टूबर को राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला उनको। 86 आते आते बोफोर्स का मामला सामने आया, और 87 आते आते वीपी सिंह कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गए, राजीव गांधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो 87 में जब कांग्रेस पार्टी से निकले नहीं थे वीपी सिंह, उससे पहले हरिद्वार में एक सभा आयोजित की गई। वहाँ उनके साथियों ने उस समय उनके साथ अरुण नेहरू, जो राजीव गांधी से बहुत नाराज हो चुके थे उस समय तक, दोनों में खटपट हो गई थी, संबंध ऐसे हो गए थे कि बातचीत बंद हो गई थी। और मोहम्मद आरिफ खान, जो शाहबानों के मामले पर जिस तरह से उन्होंने संसद में अपना पक्ष रखा और बाद में सरकार पलट गई मुस्लिम कटमुल्लाओं के दबाव में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, उससे बड़े आहत थे वो भी साथ थे। इन लोगों ने दबाव डालकर उनसे राजीव गांधी के खिलाफ बुलवाया। दबाव डालकर इसलिए कह रहा हूं कि वीपी सिंह तब तक असमंजस में थे कि पूरी तरह खिलाफ जाएं, नहीं जाएं, विद्रोह करें कि नहीं करें। देखिए, उनका कोई आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है। वीपी सिंह की पूरी राजनीति में कोई आंदोलन नहीं किया उन्होंने, और कोई बहुत एग्रेसिव लीडर के रूप में और या संगठनकर्ता के रूप में भी नहीं जाने जाते। तो बड़ी स्वाभाविक बात थी इस तरह का वहापो होना, लेकिन उनको बुलवा दिया गया। उसके बाद फिर पीछे लौटना मुश्किल हो गया। इन लोगों की रणनीति भी थी कि एक बार इनको पैर बाहर निकालने दो, बाहर निकाल दिया पैर। अब उसके बाद फिर अगला कदम हुआ कि जनमोर्चा बना। जनमोर्चा बना तो विपक्ष की सारी पार्टियां वीपी सिंह के जनमोर्चा के साथ और वीपी सिंह के साथ खड़े होने को तैयार हो गए। उनको लगा कि ये मौका है कांग्रेस की सरकार को हटाने का।
उस समय किसी ने पूछा था जॉर्ज फर्नांडिस से, समाजवादी सबसे आगे थे इसमें, पूछा कि अगर वीपी सिंह नहीं होते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हमें एक वीपी सिंह इन्वेंट करना पड़ता। मतलब विपक्ष में जो नेता थे वो मान चुके थे कि उनके बस का नहीं है, एक आदमी ऐसा उनको चाहिए था, एक नेता चाहिए था जो कांग्रेसी हो, कांग्रेस से विद्रोह करके बाहर आए, उसको हम नेता माने और उसकी अगुवाई में जो है अपनी लड़ाई आगे बढ़ाए। और ये रणनीति निश्चित रूप से सफल रही। जो ये रणनीति थी, राजनीतिक रणनीति थी विपक्ष के नेताओं की, वो सही साबित हुई। उस समय तक चौधरी चरण सिंह का देहांत हो चुका था। उनकी पार्टी जो है लोकदल, वो दो हिस्सों में बढ़ गई थी, लोकदल ए और लोकदल बी। लोकदल ए के अध्यक्ष थे अजीत सिंह, लोकदल बी के अध्यक्ष थे हेमंती नंदन बहुगुणा, जिसमें देवीलाल मुलायम सिंह वगैरह थे। उसके अलावा जनता पार्टी थी जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे। और इन पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनाने की बात होने लगी। और फिर अक्टूबर 1988 में सम्मेलन हुआ, स्थापना सम्मेलन जनता दल का, जिसमें जनता दल बना और वीपी सिंह को उसकी अगुवाई सौंपी गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया उनको। इस बीच में अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर गए हों, एक समय कांग्रेस पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, फिर जनता पार्टी का दफ्तर हुआ, फिर जनता दल का दफ्तर हुआ। तो उन दिनों इतने टेलीविज़न चैनल नहीं थे, इतने अखबार नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें 10, 15, 17 लोग होते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और अक्सर रूटीन में जब होती थी तो पार्टी कवर करने वाले 7, 8, 10 लोग ही होते थे। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी पार्टी कवर करता था तो रोज़ जाता था, पीटीआई भाषा के स्पेशल करस्पॉन्डेंट थे गुरुकृपाल सिन्हा। वो समाजवादी योजन सभा में थे, अपने छात्र जीवन में समाजवादी बैकग्राउंड के थे, लोहिया जी के बड़े प्रशंसक थे और बड़ा खरा खरा बोलने के लिए वो उनको जाना जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीपी सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो लोहिया जी का जो चौखंबा राज है उसकी अवधारणा को साकार रूप दिया जाएगा। अच्छा, गुरुकृपाल सिन्हा जानते थे कि ये जनता दल में आने के बाद से समाजवादी होने की कोशिश कर रहे हैं, ये जीवन भर कांग्रेसी रहे, समाजवादियों से कोई नाता नहीं रहा, अब अपने को समाजवादी नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चिढ़ते भी थे। तो उन्होंने पूछ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि, और उस समय आपको बता दें कि प्रेस के लोग भी वीपी सिंह को राजा साहब कहकर संबोधित करते थे, ज़्यादातर लोग। जो नहीं करता था उसकी तरफ देखते थे बाकी लोग, ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो उन्होंने, वो राजा साहब बोलते नहीं थे लेकिन उस दिन बोले। उन्होंने कहा, राजा साहब ये बता दीजिए कि लोहिया जी के चौखंबा राज के 4 खंभे कौन कौन से थे। अब वीपी सिंह का चेहरा गुस्से से लाल, फाइल वाइल कागज जो था वो सब मेज पर पटका और उठकर चले गए। सबको पता था कि उनको, वो बोल तो रहे थे, उनको पता नहीं था चौखंबा राज क्या है। तो ये मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इसका आगे बताऊंगा इस घटना का जिक्र मैंने क्यों किया, इस घटना का संबंध आगे किस बड़े फैसले से जोड़ता है। इस बीच में 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले इलाहाबाद में एक इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव होना था, उसमें ये बाकी जो विपक्ष के नेता थे चाहते थे कि वीपी सिंह वो उपचुनाव लड़े, यहीं से माहौल बनेगा, संदेश जाएगा। वीपी सिंह तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। उनको लग रहा था कि राजीव गांधी, वीर बहादुर सिंह मिलकर जो है उन्हें उपचुनाव हरवा देंगे, और वो शायद हो भी जाता। लेकिन उसको रोका चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भी समझ रहे थे कि अगर सब लोग नहीं जुटे तो कांग्रेसी चुनाव वीपी सिंह को हरवा देगी। तो हरियाणा से कई हजार 6.5-7 फुट के जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो, वो हरी पगड़ी बांधे हुए पूरे इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में फैल गए। अब उनको देखकर, उनके डील डॉल को देखकर, उनका एग्रेशन देखकर किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं हुई कि रिगिंग करे, बूथ कैप्चरिंग करे। तो नतीजा ये हुआ कि वीपी सिंह वो चुनाव जीत गए, न चाहते हुए, नहीं लड़ना चाहते हुए भी चुनाव जीत गए। अब मैं दिखा रहा हूँ कि उनका रिलक्टेंस लड़ाई के लिए
आगे बढ़कर मोर्चा संभालने वाले नेता वो नहीं थे। लेकिन उनका असली चेहरा मेरे हिसाब से, बाकी तो आप तय कीजिए, जो मैंने घटनाएं बताई जो आपको इसके अलावा भी आप लोगों को पता होगा, वो सामने आया जब जनता दल के संसदीय दल के नेता का चुनाव होना था। सबको मालूम था कि चंद्रशेखर जी लगातार उनको चुनौती दे रहे थे। जनता दल की एक बैठक में उन्होंने वीपी सिंह के सामने ही कहा कि विश्वनाथ, अगर तुम संसदीय दल के नेता का चुनाव लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगा। अब ये इस बात से, अब देखिए, हालांकि प्रोजेक्ट नहीं किया गया था वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उन्हीं को आगे करके चुनाव लड़ा गया था। सबको स्पष्ट था, मालूम था कि वीपी सिंह के नाम पर मैंडेट मिला है, वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन एक अलग कोर ग्रुप की जो वीपी सिंह के समर्थक हैं, उनकी बैठक हुई। अरुण नेहरू ऐसी बैठकों की अगुवाई करते थे, वो एक तरह से उनके रणनीतिकार बन गए थे। अब वो अलग मामला है कि एक समय ऐसा भी था कि अरुण नेहरू वीपी सिंह को जरा भी पसंद नहीं करते थे जब तक दोनों राजीव गांधी के साथ थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई थी और अरुण नेहरू को लगता था कि इनके ऊपर अगर अंकुश नहीं रखा गया तो ये निकल जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। का मतलब था कि ये लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए अरुण नेहरू का लगातार उन पर दबाव और अंकुश बना रहता था। तय ये हुआ कि अगर चंद्रशेखर जी लड़ने जा रहे हैं संसदीय दल के नेता का चुनाव, तो उनसे ये कहा गया, रणनीति बनाई गई, उनसे ये कहा गया कि वीपी सिंह जो है वो संसदीय दल के नेता का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप उनके नाम का प्रस्ताव कीजिए। चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बनेंगे और आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वीपी सिंह जनता दल के अध्यक्ष बनेंगे, वो पार्टी चलाएंगे। ये फॉर्मूला तय हुआ और मान लिया, चंद्रशेखर जी ने मान लिया। और जो लोग वहाँ बैठक में थे, जो वीपी सिंह के पक्ष थे उनको पता था। और उसमें रणनीति ये बनाई गई कि ये तो बताया गया, ये आधा हिस्सा था। उसका दूसरा हिस्सा ये था कि जैसे ही चंद्रशेखर जी चौधरी देवीलाल के नाम का प्रस्ताव करेंगे, चौधरी देवीलाल माइक पर आएंगे, उनको धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव करता हूं, और वीपी सिंह चुन लिए जाएंगे। ये बात चंद्रशेखर जी से छुपाई गई। जब ये हो गया सेंट्रल हॉल में, उस दिन मैं भी मौजूद था, मीडिया के लगभग सभी लोग वहाँ मौजूद थे सेंट्रल हॉल में जब ये संसदीय दल की बैठक हो रही थी। तब तक इतना सिक्योरिटी का वो नहीं था कि मीडिया के लोगों को रोक दिया जाए। तो संसदीय, वैसे भी जनता दल का जो है मामला बड़ा खुला हुआ था। तो अब आप देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम बदला। एक छोटी सी बात बताता हूँ, 2 संवाददाता, स्पेशल करस्पॉन्डेंट, एक यूएनआई के, एक पीटीआई के। यूएनआई के जो स्पेशल करस्पॉन्डेंट थे, वो बाईं तरफ का जो गेट था, बाद में दाहिनी तरफ का सब गेट बंद कर दिए, कई गेट हैं बंद कर दिए गए थे, दरवाजे बाईं तरफ का खुला था। एकदम किनारे बैठे थे कि जैसे खबर, मतलब चुनाव होगा, भाग के जाएंगे। उस समय कोई मोबाइल वगैरह तो था नहीं, लैंडलाइन से जाकर फ्लैश चलवाएंगे एजेंसी पर। तो जैसे ही चंद्रशेखर जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, वो भागकर निकल गए खबर देने के लिए। फ्लैश यूएनआई में चला कि देवीलाल देश के अगले प्रधानमंत्री हो गए। पीटीआई के जो स्पेशल करस्पॉन्डेंट थे, वो एकदम दाहिनी तरफ छोर पर बैठे थे, उनको निकलने में समय लगा। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचते, तब तक ये दूसरा प्रस्ताव आ गया। देवीलाल ने प्रस्ताव किया कि वीपी सिंह का नाम मैं प्रस्तावित करता हूं संसदीय दल के नेता के रूप में। पीटीआई का फ्लैश चला कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री होंगे अगले। यूएनआई की खबर गलत हो गई, पीटीआई की खबर सही हो गई। हालांकि यूएनआई ने जल्दी खबर दी थी। तो इस तरह भी होता है अखबारों में, मीडिया में जो है, वो जल्दबाजी जो है वो कभी कभी महंगी भी पड़ जाती है। लेकिन ये हो गया। चंद्रशेखर जी ने जब ये सुना तो वो समझ गए क्या हुआ। वहाँ से उठे, उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता, ये धोखा है, और वो उठकर बैठक से चले गए। अब वीपी सिंह के जो मीडिया मैनेजर, उनके इमेज बनाने वाले लोग थे, वो आज भी जो है
जो उनके समर्थक रहे हैं, वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर जी से ही नहीं, वीपी सिंह से भी दूसरी वाली बात छिपाई गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। वीपी सिंह को अच्छी तरह से पता था कि दूसरा प्रस्ताव भी आएगा, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है। अब आप देखिए, ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि संसदीय दल में सांसदों में वीपी सिंह के समर्थन को बहुमत प्राप्त था। चुनाव होता तो तय था कि चंद्रशेखर जी हार जाएंगे, वीपी सिंह जीत जाएंगे, वो संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। फिर भी ये इस तरह की तिकड़म करना, इस तरह का धोखा करना, ये जो उनके मैनेजर थे, पॉलिटिकल मैनेजर, और सहमति दी वीपी सिंह ने, तो उनके चरित्र की ओर भी इशारा करता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये गलत है कि वीपी सिंह को जो है वो दूसरे प्रस्ताव की जानकारी थी, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं थी, वो गलत है। 3, देखिए, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो पहली चीज तो ये कि जब देवीलाल ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, तो प्रस्ताव रखा, तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ वीपी सिंह को। अगर उनको पता न होता तो वो भी चौंकते, ये क्या हो रहा है, ये तो तय नहीं हुआ था। ऐसा कोई एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर नहीं था। मैं बहुत ध्यान से उनके चेहरे को उस दिन देख रहा था। दूसरा प्रमाण, वीपी सिंह, अगर जो लोग उनको करीब से, जिन लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो सरकारी समारोह में जाएं या सत्ता में हो या सत्ता में आने वाले हों, तो चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी उनका पोशाक होती थी। विपक्ष में होते थे तो कुर्ता और चौड़ी मोहरी का पैजामा पहनते थे। उस दिन वो शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा पहन कर आए थे। जब उनको मालूम था कि चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये पोशाक पहनकर क्यों आते हो। लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ओकेजन है, समारोह है, इसलिए पहनकर आ गए। तीसरी, जिसको मैं क्लिंचिंग एविडेंस मानता हूं, जैसे ही चौधरी देवीलाल ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और कहा उनसे माइक पर आने के लिए, वो अपनी कुर्सी से उठे, शेरवानी की जेब में हाथ डाला और उसमें से अपना लिखा हुआ भाषण निकाला और आकर पढ़ा। लिखा हुआ भाषण, अब उसमें पूरा भाषण लिखा हुआ था या सिर्फ नोट्स थे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कागज निकाला, कागज को रेफर करके उन्होंने कई बातें कही। तो अगर उनको मालूम था कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो भाषण तैयार करके क्यों आते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वीपी सिंह को ये बात पता नहीं थी। अब मैंने शुरू में जो बात कही लोहिया जी की और समाजवादी बनने की, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, वो जल्दबाजी में थे। जल्दी में थे किस चीज़ की? मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की। जनता दल के चुनाव मैनिफेस्टो में था, भाषणों में भी नेता बोलते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं। मंडल कमीशन के जरिए किसी सामाजिक न्याय का ध्येय नहीं था विश्वनाथ प्रताप सिंह का। ये मेरा मानना है कि वो उस तरह से सामाजिक न्याय की राजनीति से कभी जुड़े नहीं रहे। वो उनका कन्विक्शन नहीं था, वो उनका सिद्धांत नहीं था, वो उनकी विचारधारा नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को पिछड़ों का, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ यहाँ सिर्फ, अभी बाकी राज्यों की बात अलग है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का समर्थन कभी हासिल नहीं रहा। कांग्रेस का जो कोर वोटर रहा है वो ब्राह्मण, दलित और मुसलमान रहे हैं। पिछड़ा वर्ग विपक्ष के साथ था, एक समय समाजवादियों के साथ, फिर चौधरी चरण सिंह उनके नेता बन गए, फिर जनसंघ के साथ भी अति पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग रहा, और लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं रहा। तो ये जो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की उनको जल्दबाजी थी, उसका उद्देश्य उनका ये था कि अपना एक वोट बैंक बनाया जाए और उससे एक तीर से दो निशाने होंगे। जो वोट बैंक वो बनाना चाहते थे, उनको लगता था इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उनके वोट बैंक में पिछड़ा वर्ग तो था ही, चूंकि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवा रहे थे। मुसलमान था, जो उनको उस समय मसीहा मान रहा था। उसके अलावा उनकी अपनी जाति के लोग, ठाकुर, और उनको उम्मीद थी कि धीरे धीरे दलित जुड़ जाएगा। तो ये जो
कॉम्बिनेशन बनेगा ये विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। इसको हराना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। वो ये भूल गए कि पहली बात तो आपका कन्विक्शन नहीं है, अगर रणनीति है सिर्फ, तो आप अगर बाकी लोगों को, अपने साथियों को, और ये याद रखिए 543 में सिर्फ 143 सीटें आई थी जनता दल की। सरकार जो है वो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट की मदद से चल रही थी। उसमें भी उन्होंने चौधरी देवीलाल को नाराज कर लिया। चौधरी देवीलाल मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशें लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उसका बड़ा कारण यह था कि उसमें जो जातियां थी उनमें जाट नहीं थे, तो उनको लग रहा था कि जाटों के खिलाफ साजिश है। उस जल्दी में उन्होंने लागू तो कर दिया, देश में हिंसा आंदोलन शुरू हो गया, स्थितियां खराब हो गईं। उसी में जो है लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो गई। आखिर में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी ने जनता दल की, मतलब वीपी सिंह की सरकार से सरकार गिर गई। जब विश्वास मत की स्थिति आई तब वीपी सिंह को लगा कि अक्रॉस द पार्टी सारे पिछड़े जो सांसद हैं वो उनका समर्थन करेंगे, उनकी सरकार बच जाएगी। नहीं हुआ वैसा। फिर उनको लगा कि चुनाव में 91 के चुनाव में लगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया है पिछड़ी जातियों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, कि अब सामाजिक न्याय की सारी ताकतें मेरे साथ आ जाएंगी। तो उनको, मुझे लगता है जो लोकसभा में निराशा हुई थी उससे बड़ी निराशा चुनाव परिणाम से हुई। 143 से घटकर जनता दल की 59 सीटें हो गई। ये 11 महीने के वीपी सिंह के प्रधानमंत्री काल की कमाई थी, राजनीतिक कमाई थी। 59 सीटें सिर्फ लोकसभा में। तो वो जो बनाना चाहते थे वो बना नहीं। जो सरकार बनी हुई थी उसको उन्होंने गिरवा दिया। और जब सरकार गिर रही थी, बीजेपी समर्थन वापस ले रही थी, तब भी ये फीलर भेजा गया था कि संसदीय दल का नेता बदल दीजिए, समर्थन जारी रह सकता है। उस समय संकेत ये था कि अगर चंद्रशेखर जी बन जाए संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री बने जनता दल के, तो बीजेपी का समर्थन जारी रहेगा। लेफ्ट क्या करता है ये पता नहीं था, लेकिन ये एक संकेत था। लेकिन वीपी सिंह उस समय हवा के घोड़े पर सवार थे। उन्होंने नहीं सुना। उनको लगा कि पूरा देश मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। तो राजनीति में किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये राजनीति बड़ी बेरहम होती है। और वीपी सिंह जिस शानो शौकत से 1989 में आए थे कांग्रेस और राजीव गांधी को हराकर, बड़े बेआबरू होकर राजनीति से बाहर गए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।